कोविलकर 3 मिनट में ईरानी रेस्टोरेंट में पहुंच गया। रेस्टोरेंट में उस वक्त कोई खास भीड़ नहीं थी। जालानी एक कोने की मेज पर बैठा हुआ था। उसने हाथ हिलाकर गोविलकर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। गोविलकर उसके सामने आ बैठा। चाय? जालानी मेज पर पड़े चाय के 2 प्यालों में से एक उसकी तरफ सरकाता बोला। गोविलकर ने सहमति में सिर हिलाया। उसने चाय का एक घूंट पिया और फिर बोला, अब बोल, क्या है तेरी खास और खुफिया बात? जवाब देने से पहले जालानी ने एक सिगरेट सुलगाया, उसका लंबा कश खींचा और फिर धीमे स्वर में बोला, थानेदार साहब, तुम्हारी गिरफ्तारी अब महज वक्त की बात है। क्या बकता है? गोविलकर भड़का। तुम्हारे साहब की भी, तुम्हारे मातहत की भी अच्छा जलूस निकलेगा। जालानी, पियला है क्या? मौजूदा हालात में मैं ही हूँ जो सबको बचा सकता हूँ। गोविलकर ने घूर कर उसे देखा। जालानी ने बेखौफ उससे आंख मिलाई। यस, वो बोला। तू तू बचा सकता है? हाँ, तभी तो फोन किया, इधर बुलाया। कैसे कैसे बचा सकता है? जिस गवानी लड़की का बयान तुम लोगों को जेल की हवा खिलवाएगा, वो अपनी बात में ड्रामाई असर पैदा करने के लिए। जालानी एक क्षण को रुका। मेरे कब्जे में है। क्या क्या बोला? वही जो तुमने सुना। कैसे कब्जे में है? किधर से कब्जे में है? वो पूना के एक प्राइवेट सैनिटोरियम में हीरोइन डी एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए भर्ती थी। मैं उसे वहां से निकाल कर लाया हूँ। ये मेरा मोबाइल पकड़ो, इससे वहां फोन करो और ऑफिस सुपरिटेंडेंट कौशिक से बात करो। क्या बात करूं? अरे भाई, तस्दीक करो कि गोवानी लड़की लारा रिबेलो, जो कि सोमवार 26 तारीख को भर्ती हुई थी, अभी उधर नहीं है। नंबर बोल, जालानी ने बोला। गोविलकर ने कॉल लगाई। आखिरकार उसने फोन वापस जालानी के सामने मेज पर रखा। जालानी, वो हैरानी से बोला, उधर तो बहुत गलाटा हुआ, गोलियां चली, सब कुछ हुआ। आखिर में क्या हुआ? अभी क्या बोला कौशिक? एक्सप्रेस का पंकज जालानी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंचा और लड़की को साथ ले गया। मैं और क्या बोला? लड़की एक्सप्रेस के कब्जे में है या तेरे कब्जे में है? एक्सप्रेस के कब्जे में होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे कब्जे में है। क्यों? क्योंकि अब रोकड़े की रेलगाड़ी की सवारी का मैं भी तलबगार हूँ। कैसे करेगा सवारी? तुम कराओगे। मैं कराऊंगा? कैसे? रिश्वत की जो रेवड़ियां बटी, उनमें मुझे शेयर होल्डर बना के। शेयर होल्डर बना के? हर बात दोहराओगे दरोगा जी? तो लड़की के बदले में रोकड़ा चाहता है क्या? और इतनी देर से क्या कह रहा हूं मैं? क्या चाहता है? रकम बोल। जितनी मिली उससे आधी, 50-50। तुझे क्या पता कितनी मिली? पता है ना, तुम्हें 4 पेटी, डीसीपी प्रधान को 10, सब इंस्पेक्टर गोखले को 1, मेरे को 7.5। तेरे लिए चंदा करें क्या? क्या वांदा है? तेरा भेजा वांदा है, जो तेरे को पिनक में बोलने देता है। ओके, 6। लगता है भेजा है ही नहीं। ठीक है, आखिरी बात बोलता हूँ, 5। हाँ बोलो, वरना जाके थाने में बैठो। जालानी उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलता हूँ। अभी टिक के बैठ। जालानी वापस बैठ गया। तू तो अपने आप को बड़ा कैरेक्टर वाला, बड़ा आइडियल वाला मीडिया मैन बताता था। ब्लैकमेलर और एक्सटॉर्टर कैसे बन गया एकाएक? तुम ही लोगों ने बनाया। जालानी गुस्से से बोला। 4 दिन जो हवालात में काटे, इसलिए काटे क्योंकि मैं कैरेक्टर वाला था, आइडियल्स वाला था, कमिटेड जर्नलिस्ट था। कमिटेड माय फुट। जिस लंका में सारे 52 गज के हों, उसमें एक में साला बोरा क्या कर रहा था? अब मेरे को भी 52 गज का होने का है, इसलिए 5 लाख को हाँ बोलो, वरना मीटिंग खत्म समझो। पहले साबित कर कि लड़की तेरे कब्जे में है। अभी हुआ नहीं साबित, पूना फोन करने से। उससे ये साबित हुआ कि लड़की वहां थी, अब नहीं है। ये किधर साबित हुआ कि वो तेरे, खास तेरे कब्जे में है? वो कैसे होगा? मेरे को लड़की दिखा। कैसे? जिधर वो है उधर का पता बोल, ताकि तुम सारा थाना लेकर उधर पहुंच जाओ और लड़की का नामो निशान मिटा दो। ऐसा नहीं होगा। बराबर होगा। पुलिस से रोकड़ा निकलवाना कोई हंसी खेल है? चील के घोंसले से मांस निकालना कोई मजाक है क्या?
तो फिर अकेले आना होगा। किधर? अकेले आना मंजूर है क्या? मंजूर भाई, तभी तो पूछा किधर आने का है। जालानी सोचने लगा। टिम्बर बंदर। फिर वो बोला, कहाँ है मालूम है? मालूम है। उसके और सिवरी स्टेशन के बीच में एक उजड़ा हुआ गोदाम है। उसकी पहचान ये है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और 4 दीवारी लाल पत्थर की है। आधे घंटे में उधर पहुंचो। वक्त कम है, इतना फासला है और फिर जगह ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा। आधा घंटा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उस जगह की पहले ही घेराबंदी करा लेने का चांस मिले। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या पता लगता है किसी का? लड़की वहां है क्या? है नहीं, मैं लेके पहुंचूंगा। यानी कि इंतजार कराएगा? हौसला रखो, तुम्हारे से पहले पहुंचूंगा। ठीक है। मीटिंग समाप्त हो गई। दोनों अपनी अपनी राह लगे। इंस्पेक्टर गोविलकर एक मारुति एस्ट्रीम में ड्राइवर के साथ आगे पैसेंजर सीट पर मौजूद था। उसके इशारे पर ड्राइवर ने, जो कि सादे कपड़ों में बराडे नाम का एक सिपाही था, कार लाल पत्थर की 4 दीवारी के टूटे फाटक से काफी परे रोकी। इधर ही रहना, इंस्पेक्टर बोला। आए गए पर निगाह रखना। कोई लड़की या कोई आदमी या दोनों दिखाई दे तो हॉर्न बजाना। खाली एक बार हौले से। सिपाही ने सहमति में सिर हिलाया। गोविलकर बाहर निकला। वो भी वर्दी में नहीं था। उसके कोट की दाईं जेब में उसकी सर्विस रिवॉल्वर थी, जिसकी मोट पर उसका हाथ था। टूटे फाटक से वो भीतर दाखिल हुआ और अंधेरा कंपाउंड पार करके गोदाम के करीब पहुंचा। गोदाम का विशाल फाटक थोड़ा खुला था और भीतर घुप अंधेरा था। वो वापस लौटा। टॉर्च दे, वो सिपाही से बोला। सिपाही ने उसे 1-2 सेल वाली टॉर्च थमा दी। गोविलकर वापस गोदाम के फाटक पर लौटा। फाटक पर से उसने टॉर्च की रोशनी भीतर डाली। कहीं कोई नहीं था। गोदाम इतना बड़ा था कि टॉर्च की रोशनी भीतर फाटक से कुछ गज दूर तक ही पहुंची थी। तनिक झिझकते हुए उसने भीतर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी अपने से आगे डालता वो गोदाम के मध्य में पहुंचा। जालानी, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज कुछ क्षण खाली गोदाम में गूंजती रही, फिर पूर्ववत सन्नाटा छा गया। वो सारे गोदाम में फिर गया। कहीं कोई नहीं था। गोदाम बिल्कुल खाली था। क्या माजरा था, उसने मन ही मन सोचा। जालानी लड़की के साथ अभी उधर पहुंच नहीं पाया था या उसकी पहुंचने की कोई मंशा ही नहीं थी। गोदाम से बाहर निकलकर उसने उसके पिछवाड़े का भी चक्कर लगाया। हर जगह उसे मरकट जैसी खामोशी और वीरानी मिली। उल्लू बन गया साला। मन ही मन जालानी को कोसता वो वापस लौटा। फाटक पार करके वो परे खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसे करीब आता पाकर ड्राइवर उसके लिए कार का दरवाजा खोलने की जगह खुद अपना दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। गोविलकर ठिठका। हाथ जेब में ही रखना इंस्पेक्टर साहब, जीत सिंह सहज भाव से बोला। गोविलकर का दिल एकाएक जोर से धड़का। उसने टॉर्च ऑन करके उसकी रोशनी सामने डाली तो उसे कार के बाजू में खड़ा जीत सिंह दिखाई दिया और उसके हाथ में अपनी और तनी गन दिखाई दी। वही चेकोस्लोवाकियन गन जो उसने उस जॉर्ज डेविस के कत्ल के लिए मुहैया कराई थी। तो गोविलकर के मुंह से निकला। टॉर्च बंद करके जमीन पर फेंक दो, जीत सिंह बोला। सिपाही कहाँ है? जीत सिंह ने अपना गन वाला हाथ ऊंचा किया। गोविलकर ने तत्काल टॉर्च बंद की और उसे अपनी उंगलियों में से निकला जाने दिया। टॉर्च निशब्द जमीन पर गिरी और परे लुढ़क गई। सिपाही उधर झाड़ियों के पीछे सोता है। जीत सिंह बोला, अभी जाग जाएगा। तू क्या चाहता है? जीत सिंह हंसा। ऐसी वैसी हंसी हंसा कि गोविलकर के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अभी आया नहीं मगज में मैं क्या चाहता है? जीत सिंह बड़े हिंसक भाव से बोला। जालानी ने जो किया तेरे कहने पर किया क्या? हाँ, कोई शक? वो कैसे तेरा सगे वाला बन गया? मैं इतना बड़ा पापी नहीं कि मेरे सभी दुश्मन हो। जालानी के साथ मिलकर तूने मुझे इस उजाड़ बियाबान जगह बुलाने की साजिश की? हाँ, की ना। अभी क्या करना मांगता है? उड़ने वाली स्याही से सर्टिफिकेट लिख कर देने वाले दगाबाज दरोगा साहब, तुम्हारे मगज में एक गोली उतारना मांगता है। मैंने कुछ नहीं किया, खाली अपनी ड्यूटी की।
ड्यूटी बोलता है कमीने, जानवर की तरह पीटा, हड्डी पसली एक कर दी, बहन की गाली दी, थप्पड़ मारा, जलील किया, कत्ल करने को मजबूर किया। बोलता है ड्यूटी की, अब मैं भी ड्यूटी करता है। माँ, मरने वाले की कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेगा क्या? क्या ख्वाहिश है तेरी? बीवी से बात करना चाहता हूँ, आखिरी बार। कैसे करेगा? मोबाइल पर। दायां हाथ जेब से निकाले बिना कर सकता है तो कर। गोविलकर ने कोट की ऊपरी जेब से मोबाइल निकाला और थाने का प्रीप्रोग्राम्ड नंबर मोबाइल पर लगाया। लाइन बिजी। उसने फिर कोशिश की, लेकिन लाइन तब भी बिजी पाई। क्या है? जीत सिंह उतावले स्वर में बोला। जवाब नहीं मिल रहा, मैं एसएमएस लगाता हूँ। लगा, जल्दी कर। गोविलकर ने गोखले के मोबाइल पर एसएमएस लगाया। फिर उसने मोबाइल जेब के हवाले किया और जीत सिंह की तरफ देखा। क्या आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई? जीत सिंह बोला। हाँ। बढ़िया, अब टिक के खड़े होने का है, क्योंकि एक ही गोली बाकी है इस गन में। ओ, एक ही गोली बाकी है? गोविलकर ने बिजली की फुर्ती से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ कोट की जेब में से निकाला। जीत सिंह ने गन का ट्रिगर खींचना शुरू किया। पहली गोली गोविलकर के माथे में लगी, दूसरी नाक की हड्डी तोड़ती गुजर गई, तीसरी उसके दिल में पैबस्त हो गई। गोविलकर पछाड़ खाकर गिरा। जमीन चूमने से पहले ही उसके प्राण पखेड़ू उड़ चुके थे। जीत सिंह ने गन उसके करीब फेंक दी और गन वाले हाथ पर से लेटेक्स रबड़ का दस्ताना उतारता वहां से रुखसत हो गया। सिपाही बराडे हतवक बदहवास गिरता पड़ता तारदेव थाने पहुंचा। सब इंस्पेक्टर गोखले अपने कमरे में मौजूद था। साहब, साहब, बराडे आतंकित भाव से बोला। जीत सिंह ने बड़े साहब को शूट कर दिया। क्या? गोखले हक बकाया। क्या बकता है? ठीक से बोल, किसने किसको शूट कर दिया? जीत सिंह ने। सुपर स्टोर की डकैती के मुलजिम जीत सिंह ने इंस्पेक्टर गोविलकर साहब को। कब? कहां? सिवरी स्टेशन के करीब एक उजाड़ गोदाम के पास, अभी 7:30 बजे के करीब। तभी इत्तेफाक से गोखले की निगाह मेज पर पड़े अपने मोबाइल पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन पर 1 मैसेज रिसीव्ड लिखा दिखाई दे रहा था। उसने मैसेज निकाला तो पाया लिखा था, जीत सिंह इज अबाउट टू शूट मी। जीत सिंह मुझे शूट करने वाला है। उसने मैसेज भेजा होने का वक्त देखा तो पाया कि वो 7:30 का था। पता नहीं उस वक्त वो कहाँ था, जो उसे मैसेज रिसीव की तत्काल खबर नहीं लगी थी। तमाम किस्सा बयान कर वो बोला, बराडे ने किया। लौटने में इतनी देर क्यों लगी? पहिया पंचर था, बदलने में टाइम लगा। खड़े खड़े पंचर हो गया। क्या बोलेगा साहब? मेरे साथ चल। कहाँ साहब? सिवरी। अभी डीसीपी के ऑफिस में थाने के इंचार्ज का खून हुआ है, अभी वही हुक्म करेगा क्या करने का है। चल। डीसीपी का ऑफिस थाने के परिसर में ही एक अलग बिल्डिंग में था। दोनों डीसीपी के हुजूर में पेश हुए, जहां बराडे ने तमाम वाकया एक बार फिर दोहराया। डीसीपी बोला, तूने अपने हमलावर को देखा था क्या? नहीं साहब, बराडे अपनी खोपड़ी सहलाता बोला, मेरे पर पीछे से वार हुआ था। यानी कि तुझे नहीं मालूम कि वार करने वाला कौन था? नहीं साहब, कैसे मालूम होएगा? फिर मेरे को होश आया तो मैंने अपने को सड़क के दूसरे बाजू उगी झाड़ियों की ओट में पड़ा पाया। तभी मैंने जीत सिंह को साहब पर गोलियां चलाते देखा और साहब को मरकर गिरते देखा। क्या तूने जीत सिंह को साफ पहचाना? हाँ साहब। उधर पहचानने लायक रोशनी थी क्या? वो तो नहीं थी साहब, पर सच्ची बोलता है साहब, फिर भी पहचाना। नशा कौन सा करता है? साहब, बाटली मारता है, चरस का कश लगाता है, अफीम खाता है, क्या करता है? साहब, मैं कोई नशा नहीं करता। तो फिर बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है इडियट? जीत सिंह आज शाम 6:30 बजे से थाने की लॉकअप में बंद है। बराडे जैसे आसमान से गिरा। गोखले भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। जाके अपनी आंखों से देख कर आ। पर साहब, बराडे ने फरियाद की, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं बताई क्या तेरे को? बराडे की जुबान को जैसे ताला लग गया। हक बकाए से खड़े गोखले ने खंखार कर गला साफ किया
और फिर बोला, बट सर। डीसीपी ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम भी इसी बाबत कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, यस सर। स्पीक। सर, ये देखिए, इंस्पेक्टर साहब के कत्ल का जो वक्त बराडे बताता है, एंड उसी वक्त मुझे अपने मोबाइल पर ये एसएमएस मिला था जो साफ कहता है जीत सिंह साहब को शूट करने वाला था। डीसीपी ने एसएमएस का मुआयना किया, उस पर दर्ज टाइम और तारीख भी देखी। क्या मतलब हुआ इसका? वो बोला, जिस वक्त कोई गोविलकर को शूट करने जा रहा था, उस वक्त अपना कोई बचाव सोचने या करने की जगह वो अपने मोबाइल पर तुम्हारे लिए एसएमएस पंच कर रहा था। सर, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन है तो यही बात। तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि कातिल, जो कि जीत सिंह नहीं था, इतना डरपोक और अनाड़ी था कि उसने अपनी गन का घोड़ा खींचने में कई मिनट लगाए और उस दौरान गोविलकर ने फोन पर कॉल लगाने की जगह मैसेज पंच किया। सर, इंस्पेक्टर साहब कॉल लगाते तो कातिल भी सुनता और फिर बोलने नहीं देता, इसलिए खामोशी से मैसेज हो सकता है। लेकिन कातिल के बारे में गोविलकर को मुगालता लगा। इस बारे में कोई दो राहें नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जीत सिंह शाम 6:30 बजे से लॉकअप में बंद है। गुस्ताखी माफ सर, क्यों बंद है? कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक थाने की डेली हाजिरी भरने में कोताही की वजह से। आज वो कोताही की कोई वजह बयान करने थाने पहुंचा, तो तब गोविलकर अपने ऑफिस में नहीं था और इत्तेफाक से मैं वहां था। मैंने फौरन उसे लॉकअप में बंद करवा दिया ताकि बाद में गोविलकर उसकी खबर ले पाता। वो तभी से बंद है, जाओ जाके तस्दीक करो। जरूर होगा सर, आप गलत थोड़ी ही कहेंगे, लेकिन ये मैसेज। कांस्टेबल, उसको नजरअंदाज करते डीसीपी ने बराडे की तरफ देखा। क्या नाम बताया तुमने अपना? बराडे साहब। गोविलकर साहब सिवरी क्यों गए? मेरे को नहीं मालूम साहब। इस बाबत उन्होंने रोज नामचे में कुछ दर्ज किया था क्या? मेरे सामने तो नहीं किया। वो किसी केस के सिलसिले में निकले थे तो दर्ज किया होता। बरोबर साहब, तब मेरे को भी केस की थोड़ी बहुत खबर होती। कार तो थाने की नहीं, किधर से आई? किसी की मंगवाई साहब। और वर्दी में ना तुम्हारा साहब था ना तुम थे। जी, ऐसा ही था साहब। इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर साहब किसी सरकारी काम से नहीं निकले थे। उनका खुद का कोई काम था, कोई खुफिया काम था जिसके लिए वो वहां गए थे, ठीक है ना? बराडे ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे साहब का खुफिया काम क्या था, इसकी तुम्हें कोई खबर नहीं किया, भनक तक नहीं किया? बरोबर बोला साहब। फिर इसकी खबर जीत सिंह को कैसे लग सकती थी, जो कि तुम कहते हो कि उधर गोविलकर का कत्ल करने पहुंच गया? बराडे गड़बड़ाया। सर, गोखले हिम्मत करके बोला, जब कत्ल हुआ है तो कोई तो पहुंचा। साहब, मेरे को, बराडे बोला, किसी लड़की पर और किसी आदमी पर निगाह रखने को बोला था। कोई आदमी बोला, डीसीपी बोला या जीत सिंह बोला? कोई आदमी बोला, जो कि जीत सिंह नहीं हो सकता था, क्योंकि तब वो इधर बंद था। बरोबर बोला साहब। फिर तो मेरे से कातिल को पहचानने में मिस्टेक हुआ। वो भीड़ू जीत सिंह नहीं, जीत सिंह जैसा कोई भीड़ू था। लेकिन सर, गोखले फिर बोला, वो एसएमएस। हेल विद योर एसएमएस, एकाएक डीसीपी कहर भरे स्वर में बोला। एक 3 सितारों वाले पुलिस इंस्पेक्टर का तुम्हारे थानाध्यक्ष का खून हो गया है और तुम इधर खड़े जुबान लड़ा रहे हो। जहां तुम्हें पहुंच भी गया होना चाहिए था, अभी तक उस तरफ तुम्हारा रुख भी नहीं हुआ। ये हाल तब है जबकि मरने वाला कोई आम शहरी नहीं, तुम्हारा फेलो पुलिस ऑफिसर था। आई एम सॉरी सर। और तुम? डीसीपी बराडे की तरफ घूमा। मौकाए वारदात पर मौजूद रहने की जगह यहाँ दौड़े चले आए। मुझे जीत सिंह भजकर सुनाने। अपने अफसर का भी लिहाज नहीं हुआ। उधर से फोन लगाने की जगह अपने अफसर की लाश को लावारिस छोड़कर आ गए। साहब, उधर फोन किधर था? बराडे बौखलाया सा बोला। क्यों नहीं था? अभी सब इंस्पेक्टर तुम्हारे सामने बोला कि नहीं बोला कि मरते वक्त इंस्पेक्टर साहब अपने मोबाइल से इसे एसएमएस भेज रहे थे। उस मोबाइल से फ्लाइंग स्क्वाड के लिए फोन लगाने में क्या प्रॉब्लम थी? बराडे के मुंह से बोल नहीं फूटा। डीसीपी ने यूं एकाएक पैंतरा बदला था
कि दोनों की ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सब निकम्मे, कामचोर, इडियट अभी भी खड़े मुंह तकते हैं। दोनों ने सैल्यूट मारा और सिर पर पांव रखकर वहां से भागे। एक पुलिस इंस्पेक्टर के खून ने महकमे में बहुत तहलका मचाया। खुद कमिश्नर जुआरी ने हुक्म जारी किया कि हत्यारे को वॉर फुटिंग पर तलाश किया जाए और किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। बराडे तो डीसीपी की शुरुआती झिड़की के बाद ही झाग की तरह बैठ गया, लेकिन सब इंस्पेक्टर गोखले ने फिर भी अपनी आधी पौनी दुहाई जारी रखी कि वो काम जीत सिंह का था। लेकिन उसकी दुहाई ना चल पाने का वो प्रमुख कारण तो था ही कि इंस्पेक्टर गोविलकर के कत्ल के वक्त, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्थापित हुआ था, जीत सिंह तारदेव थाने में बंद था और थाने का खुद का रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करता था। दूसरे, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से ये स्थापित हुआ कि कांदीवली के कब्रिस्तान में हुआ लेबर लीडर जॉर्ज डेविस का कत्ल और इंस्पेक्टर गोविलकर का कत्ल एक ही गन से हुआ था। और क्योंकि जीत सिंह के जॉर्ज डेविस का कातिल होने की तरफ न कोई इशारा था न संभावना थी, इसलिए पुलिस को मजबूरन ये कबूल करना पड़ा कि जॉर्ज डेविस का कातिल ही इंस्पेक्टर गोविलकर का कातिल था। अलबत्ता ये बात राज ही बनी रही कि उस कातिल की गोविलकर से क्या अदावत थी, जिसकी वजह से उसने उसका कत्ल किया था। सब इंस्पेक्टर गोखले के मोबाइल पर आया इंस्पेक्टर गोविलकर का एसएमएस भी रहस्य ही बना रहा। फिर जब गोखले गिरफ्तार हो गया तो उसकी दुहाई वैसे ही मिमियाहट में बदल गई। उसके साथ हवलदार पावटे, डॉक्टर किशोर पारेख और डॉक्टर पीआर किशोर भी गिरफ्तार हुए, जिसमें से डॉक्टर किशोर अगले रोज ही ये कहकर छूट गया कि तारदेव थाने वालों ने उसकी इजाजत और जानकारी के बिना उसके नाम का बेजा इस्तेमाल किया था। वो कभी ग्रांट रोड मोकाए वारदात पर नहीं गया था क्योंकि उसे बुलाया ही नहीं गया था। उस बाबत सब इंस्पेक्टर गोखले से सवाल हुआ तो उसने कहा कि उसे इंस्पेक्टर गोविलकर का हुक्म था कि अपनी शुरुआती गलत बयानी को वो ये कहकर दुरुस्त करे कि कत्ल के बाद मौकाए वारदात पर दरअसल डॉक्टर पीआर किशोर पहुंचा था और एक्सप्रेस के रिपोर्टर को मुगालता लगा था कि उस सिलसिले में उसने डॉक्टर किशोर पारेख का नाम लिया था। उन बातों की क्रॉस चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर गोविलकर क्योंकि जीवित नहीं था, इसलिए पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास डॉक्टर किशोर और सब इंस्पेक्टर गोखले के बयान को कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब तक जॉइंट कमिश्नर ने केके मिस्त्री के कत्ल से ताल्लुक रखते वाकयात की जो खुफिया तफ्तीश कराई थी, उसके नतीजे बहुत संतोषजनक निकले थे। मसलन ये स्थापित हुआ था कि वारदात की रात को, यानी कि शनिवार 17 जनवरी को बिग बॉस पर अपने रूटीन वक्त पर ही, यानी कि 1 बजे ही बंद हुआ था, ना कि जैसा कि बार के मालिक ने कहा था 12 बजे बंद हुआ था। ग्रांट रोड पर बिग बॉस और बोनी जादव के फ्लैट वाली इमारत के बीच एक विकलांग द्वारा चलाया जाने वाला एक एसटीडी बूथ था, जिसके मालिक का बयान था कि उस रात 12 बजे के कुछ देर बाद ही उसने एक भेड़ू को एक दूसरे भेड़ू को कंधे पर उठाए फुटपाथ पर चलते देखा था और उसके साथ एक खूबसूरती युवती थी जो कि सूरत से गोवानी लगती थी। वयोवृद्ध भेड़े का बयान रिकॉर्ड किया गया, जिसने इस बार पुरजोर लहजे में कहा कि वारदात की रात को उसने बोनी जादव के फ्लैट के दरवाजे पर जो 3 जने देखे थे, उनमें एक जींसधारी युवती थी। गोविंद माने ने वैसे ही पुरजोर लहजे से तस्दीक की कि उसने उस रात 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। जालानी ने तो इस बाबत फट्टा मारा था, लेकिन पुलिस की खुफिया तफ्तीश से बकायदा साबित हुआ कि उस रात 12 और 12:30 के बीच कोई ऐसा टीवी सीरियल नहीं आ रहा था जिसके मध्य में कोई स्त्री पात्र बेतहाशा चीखती हो। ये अपने आप में सबूत था कि मौकाए वारदात पर कातिल और मकतूल के साथ कथित चश्मदीद गवाह शेख मुनीर नहीं, वो युवती पहुंची थी। बोनी जादव को जिस खस्ता हाल में गिरफ्तार किया गया था, उसमें वो सब गा गा कर सुनाने को तैयार था, लेकिन जब उसे मुंबई लाया गया और उसे उसके वकील से मिलने का अवसर दिया गया, तो जैसे उसकी जुबान को ताला लग गया। उसने कोई भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसने जो कहना होगा अपने वकील की मौजूदगी में अदालत में कहेगा। हिला के साथ तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि वो खुद भौचक्की रह गई। नेताजी उसे गोद लेने की कानूनी कार्यवाही मुकम्मल करके मरा था, इसलिए उसकी चल और अचल संपत्ति का उसे स्वाभाविक वारिस माना गया। पति को
और भाई को खो चुकी और पुत्र को खोने जा रही बहन ने पहले तो उस बात में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन फिर हित चिंतकों के समझाने पर उसने नेताजी की संपत्ति पर कोर्ट में अपना दावा पेश किया। पहली ही पेशी पर खुद मैजिस्ट्रेट की राय पर उसने और हिला ने नेताजी की संपत्ति को आधी आधी बांट लेने का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। हिला वापिस घाटकोपर में सोसाइटी के फ्लैट में केकी की माँ और पत्नी के साथ इस संकल्प के साथ आकर रहने लगी कि वो जब तक जिंदा रहेगी उस परिवार का साथ नहीं छोड़ेगी। पुलिस कमिश्नर ने खुद सरकारी अस्पताल के प्रशासन को डॉक्टर किशोर पारिक और डॉक्टर पीआर किशोर की बाबत सख्त रिपोर्ट भेजी, जिसके नतीजे के तौर पर डॉक्टर पारिक को पैनल और नौकरी दोनों से इस वार्निंग के साथ बाहर कर दिया गया कि अगर उसने उस बाबत कोई हो हल्ला मचाने की कोशिश की तो वो रिश्वत लेकर अपनी ड्यूटी में कोताही करने के इल्जाम में गिरफ्तार होगा। कोर्ट से वो सजा पाए बिना छूट भी जाएगा तो उस दौरान उसकी जो थू होगी वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर पीआर किशोर को पैनल से हटा दिया गया और उसका तबादला दूर दराज के एक ऐसे अस्पताल में कर दिया गया जहां जाने से उसने इस्तीफा देना बेहतर समझा। डीसीपी प्रधान पर रिश्वतखोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका क्योंकि जो दो जने बड़ा बटाटा और इंस्पेक्टर गोविलकर उसके 10 लाख रुपए रिश्वत खाई होने के बारे में जानते थे, उनमें से बड़ा बटाटा प्रधान के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं था क्योंकि उससे उसका कोई भला नहीं होने वाला था और इंस्पेक्टर गोविलकर मुंह खोलने के लिए जिंदा नहीं बचा था। पुलिस बड़ा बटाटा से उस बाबत कुछ कहलवा भी लेती तो वो यही कहता होता कि उसने इंस्पेक्टर गोविलकर को प्रधान की मांग पूरी करने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन गोविलकर की मौत के रूप में ये साबित करना मुमकिन नहीं था कि वो रकम प्रधान तक पहुंची थी। खुद कमिश्नर प्रधान के इतना खिलाफ था कि उसे अफसोस था कि उस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम साबित करने का कोई जरिया नहीं था। फिर भी उसने इतना जरूर किया कि उसने प्रधान को डिस्ट्रिक्ट के 9 थानों के इंचार्ज की मलाईदार पोस्ट से फौरन हटाकर उसका तबादला एस्टेट ऑफिस में कर दिया, जहां की उसका काम पुलिस कर्मियों को रिहायशी क्वार्टरों के अलॉटमेंट की देखभाल करना होता। अपने ट्रांसफर से पहले जीत सिंह के कृतज्ञतापर्ण और के तौर पर प्रधान उसका एक भला और कर गया कि उसने घायलों का वो बयान जीत सिंह के सामने नष्ट कर दिया जो कि इंस्पेक्टर गोविलकर ने 3rd डिग्री से हासिल किया था और जो कहता था कि अदालत में उसने जीत सिंह की शिनाख्त की बाबत झूठ बोला था। साथ ही उसने जीत सिंह की ये फरियाद भी कबूल और दाखिल दफ्तर कर ली थी कि वो पूरी तरह से घायल अवस्था में नर्सिंग होम में भर्ती था, इसलिए वो थाने की रोजाना की हाजिरी नहीं भर सका था। उसके वकील ने उस बाबत थाने को खबर करने का उसे आश्वासन दिया था, लेकिन लगता था कि भूल गया था। उसे अगले रोज इस वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया कि आइंदा उसने कोर्ट की तारीख तक थाने की हाजिरी भरने में कोताही नहीं करनी थी। लारा रेबेलो के बयान देने के काबिल बन जाने के बाद उसका कोर्ट में बयान हुआ और उस बयान ने ही बोनी जादव के खिलाफ हत्या के केस को ओपन एंड शट केस बना दिया। जमा पूना के प्राइवेट अस्पताल में लारा के अगवा की अपनी करतूत की कोई जवाबदेही उसके लिए मुमकिन नहीं हो सकी। उसे उम्र कैद की सजा हुई। बड़ा बटाटा को भी उम्र कैद की सजा हुई। सब इंस्पेक्टर गोखले और हवलदार पावटे को 5-5 साल की सजा हुई। डी एडिक्शन सेंटर से संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर चुकने के बाद लारा रेबेलो वापस गोवा लौट गई। जीत सिंह ने सेंटर का बिल खुशी खुशी भर दिया, जबकि लारा यही समझती रही कि वो कोई चैरिटेबल अस्पताल था जहां की नशेड़ियों के इलाज का कोई पैसा नहीं लगता था। एडवार्डो वालपोई वापस चला गया। गाइलो स्वस्थ होकर नर्सिंग होम से छुट्टी पा गया और अपनी दुर्गति को एक बुरे सपने की तरह भुलाकर फिर टैक्सी चलाने लगा। जीत सिंह ने हर तरीके से मिश्री का शुक्रगुजार होकर दिखाया। दोस्तों, इसी के साथ ये उपन्यास यहीं समाप्त होता है। आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।